कोई चैप्टर अपन ने उठा लिया उसके डिस्कस करना, वो सारी चीजें हो पाएगी। लेकिन पर बाद में पता है आप लोग क्या करोगे, फिर जैसे एक बार पता लग गया यार सिलेबस हो गया, तो जैसे आज मान लो ऑनलाइन में 34 बच्चे हैं, ऑफलाइन में इतने बच्चे बैठे हैं, 10 से 15 बच्चों से ज्यादा क्लास में आएंगे नहीं, तो फिर वो जो कनेक्शन होता है ना वो टूट जाता है। फिर ना तो ये हमें पता लगता है कि तुम पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, ना तुम लोगों को पता लगेगा। तो इसलिए ना जैसे चल रहा है सही चल रहा है, आप लोगों के अच्छे के लिए ही हो रहा है। देखो बेटा अब आगे पढ़ते हैं अपन, मादा जनन तंत्र का हार्मोनल नियमन। सुन लो और समझ लो पहले। जैसे हाइपोथैलेमस से GnRH हार्मोन स्रावित होगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो एडिनो हाइपोफाइसिस अग्र पीयूष ग्रंथि को स्टिमुलेट करता है। GTH, G मतलब गोनेडो, T मतलब ट्रोपिन, H मतलब हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन के श्रावण के लिए, जिससे FSH और LH आएगा। FSH पुटिकीय प्रावस्था में, ये अंडाशय की घटना है बेटा, पुटिकीय प्रावस्था होना, अंडोत्सर्ग होना और कार्पस ल्यूटियम का बनना, ये ओवेरियन इवेंट है। तो ये अंडाशय पर काम करेंगे दोनों हार्मोन। FSH क्या करेगा, पुटिकीय प्रावस्था में पुटिकाओं की वृद्धि को प्रेरित करता है, और उन पुटिकाओं की थीका इंटरना से एस्ट्रोजन आएगा, और एस्ट्रोजन बेटा एंडोमेट्रियम का पुनरुद्भवन करता है और एंडोमेट्रियम की मोटाई बढ़ाता है। और इधर कार्पस ल्यूटियम क्या कर रहा है, कार्पस ल्यूटियम देखो LH हार्मोन अंडोत्सर्ग को प्रेरित कर रहा है, अंडोत्सर्ग होने पर कार्पस ल्यूटियम बनेगा, तो LH कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन भी करता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि LH प्रेरित कर रहा है अंडोत्सर्ग को और मेंटेन करता है कार्पस ल्यूटियम को, जिससे कार्पस ल्यूटियम से एस्ट्रोजन ये लो अमाउंट में आ रहा है और हाई अमाउंट में यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन आ रहा है। प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम की स्रावी प्रावस्था का रख रखाव करता है, क्योंकि एंडोमेट्रियल ग्रंथि से सिक्रेशन होगा, है ना, और एंडोमेट्रियल ग्रंथि से सिक्रेशन हो रहा है, इसीलिए तो उसको सिक्रेटरी फेज कह रहे हैं, तो उसको मेंटेन करके रखेगा बेटा प्रोजेस्टेरोन। ये गर्भाशय की घटनाएं हैं, है ना, बस इतना सा ही हार्मोनल नियमन। अब फिर मैंने आगे क्या किया है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के फंक्शन यहां पर लिखे हैं नीचे, जो अपन एंडोक्राइन ग्लैंड वाले चैप्टर में लिख चुके हैं। अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो, नहीं लिखना हो तो आप मत लिखो, क्योंकि चीजें वहां पर आ चुकी है। कोई एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा आएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, बाकी तो सारे फंक्शन वही है बेटा जो हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसे एस्ट्रोजन के फंक्शन देखो बेटा, मादा में द्वितीयक जननिक लक्षण, जैसे हाई पिच वॉइस, उच्च तारत्व का स्वर मान, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, स्तन ग्रंथियों का विकास होना, है ना, तो ये सभी द्वितीयक जननिक लक्षण वह अंगों का, मतलब द्वितीयक जनन अंगों के विकास को प्रेरित करता है और एंडोमेट्रियम की रिपेयरिंग कर रहा है। सही बात है। स्तन ग्रंथि में नलिकीय वृद्धि को प्रेरित कर रहा है, क्योंकि कूपिकीय वृद्धि को प्रोजेस्टेरोन प्रेरित करता है। अस्थियों में कैल्शियम के जमाव को प्रेरित करता है, तभी तो ओस्टियोपोरोसिस एक मीनोपोज के बाद में फीमेल में कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है। मीनोपोज होने के बाद में एस्ट्रोजन का लेवल नहीं रहता है, एब्सेंट रहेगा एस्ट्रोजन। तो अपन ने बताया था ना जब लोकोमोशन मूवमेंट पढ़ा था कि ओस्टियोपोरोसिस अस्थि सुशिरता एक मतलब उम्र संबंधी, आयु संबंधी विकार है जो फीमेल में कॉमन होगा, क्योंकि एक एज के बाद में एस्ट्रोजन की कमी, लिंग हार्मोन की कमी से अस्थियों में जो मिनरल मास होता है ना, जो मतलब खनिज लवणों की मात्रा वो कम हो जाती है, तो कमजोर हो जाएगी, फ्रैक्चर संभावना बढ़ेगी, है ना। तो ये समझने में आया बेटा। रक्तवाहिनी में कोलेस्ट्रॉल जमाव को कम करता है, अतः मादा में सीएडी के चांस कम होते हैं। सीएडी मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज। देखो ऐसी बात नहीं है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज नर और मादा दोनों में किसी भी आयु में हो सकती है, लेकिन मध्य वर्ग के जो मध्यम आयु वर्ग के लोग हैं उसमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज की संभावना ज्यादा होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम में लिखा थे ये स्टेटमेंट मैंने एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर, ठीक है। तो वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज की ही कैटेगरी होती है सारी। तो नर में देखो, मेल में हार्ट अटैक की संभावना ज्यादा होती है,
फीमेल में भी आते हैं हार्ट अटैक, ऐसी बात नहीं होता है, लेकिन आपने बहुत कम ऐसे केस सुने होंगे कि फीमेल में हार्ट अटैक से डेथ हुई है। होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन कम होते हैं। ठीक है, कारण क्या है? क्योंकि मेल में टेस्टोस्टेरोन कोलेस्ट्रॉल के जमाव को बढ़ाता है, इसलिए धमनियों का व्यास कम होगा, अवरुद्ध होगी, तो क्या होगा? वहां पर हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। और ये कोलेस्ट्रॉल के जमाव को कम कर रहा है, इसीलिए फीमेल में हार्ट अटैक की संभावना कम होती है। ये देखो, अभी मैंने प्रश्न 2020 नीट फेज 1 वाला डिस्कस किया कि प्रोजेस्टेरोन के साथ जीएनआरएच साइकिल का नियमन करता है कौन? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों कंट्रोल करेंगे बेटा। मायोमेट्रियम पर ऑक्सीटोसिन ग्राही की संख्या को बढ़ाता है। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज बताओ, जैसे मान लो कोई फीमेल है जिसमें 8वें महीने की प्रेगनेंसी चल रही है, मैं एंड पर लेके आ गया, 9वां महीना स्टार्ट हुआ, उसमें 9वां महीना स्टार्ट हुआ है, तो उस फीमेल में अभी कौन सा हार्मोन ज्यादा होना चाहिए, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन? तो आप कहोगे कि सर जिस दिन निषेचन हुआ था और जिस दिन प्रसव होगा, तो प्रसव से पहले है ना, 9वां महीने स्टार्ट होता है, उस टाइम पर भी उसमें प्रोजेस्टेरोन का लेवल ही ज्यादा होता है, एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है। लेकिन बाद में पता है बेटा क्या है कि उसके फीटस में एक हार्मोन बनता है, सॉरी प्लेसेंटा से, जिसको बोलते हैं सीआरएच हार्मोन, कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। और वो क्या कर रहा है सीआरएच? एड्रिनल कॉर्टेक्स से डीएचईए, जो एक प्रकार का एंड्रोजन है, के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करेगा। और आप जानते हैं बेटा डीएचईए क्या करता है? ये तो एंड्रोजन है, अब एंड्रोजन ही तो एस्ट्रोजन बनाता है बाद में, बताया था आप लोगों को। अरे फीमेल में एस्ट्रोजन कैसे बनेगा? पहले एंड्रोजन बनता है, एंड्रोजन कन्वर्ट होगा बेटा एस्ट्रोजन में, तो यहां पर भी एंड्रोजन एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो जैसे ही वो एंड्रोजन बनेगा, एंड्रोजन एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो गया। अब एक तो नॉर्मल एस्ट्रोजन पहले से आ रहा है, और एस्ट्रोजन बन गया, तो लेवल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा एस्ट्रोजन का? तो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ते मायोमेट्रियम पर ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर की संख्या भी बढ़ जाएगी। अब जितने ज्यादा ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर होंगे, तो कॉन्ट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा मायोमेट्रियम, गर्भाशय का मध्य स्तर, चिकनी पेशियां पाई जाती है, और उस संकुचन की वजह से प्रसव हो जाता है ना? और मादा लैंगिक व्यवहार का भी नियमन कर रहा है। इधर देखो बेटा, प्रोजेस्टेरोन के फंक्शन, एंडोमेट्रियम का रख रखाव करना, सही बात है। स्तन ग्रंथि में कूपी की वृद्धि को प्रेरित, कूपी का बेटा ग्रंथि तो है ना, जहां से मिल्क बनता है, तो या तो ग्रंथिल वृद्धि कह दो या कूपी की वृद्धि कह दो, एक ही बात है। गर्भाशय को रोपण हेतु तैयार करता है, भ्रूण के अटैचमेंट के लिए। गर्भावस्था का नियमन कर रहा है। गर्भाशय में ग्रीवा श्लेष्मा प्लग का निर्माण करता है। ग्रीवा श्लेष्मा प्लग क्या होता है? ये गर्भाशय के अंदर कुछ जो कंटेंट होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद में, तो वो कंटेंट बाहर ना निकले, उसलिए ये क्या करेगा, यहाँ पर एक म्यूकोसल प्लग बना लेगा। जो देखो इसका डायग्राम हमारे एनसीईआरटी में भी दे रखा है, आधे से ज्यादा चैप्टर हो चुका है अपना ये वाला। ये डायग्राम देखो आप एक बार, है ना? और ये देखो यहाँ पर इस डायग्राम में ये है ग्रीवा में श्लेष्मा प्लग। ठीक है, तो यहां पर है ना, इस वाले जोन में एक गाढ़ा श्लेष्मा बन जाता है बेटा। अरे गाढ़ा श्लेष्मा, है ना, गाढ़ा श्लेष्मा बन जाएगा, जो प्लग बना लेता है यहाँ पे, है ना, मतलब ब्लॉक कर देगा इसको। अब ब्लॉक करते ही यूटेरस में देखो, ये भ्रूण यहाँ पर वृद्धि कर रहा है, तो इसके जो कंटेंट होते हैं ना बेटा, वो बाहर नहीं निकलते हैं। कई बार कुछ फीमेल में ऐसा हो जाता है कि जैसे प्रेगनेंसी में अचानक पता लगा 5वें महीने में, 6ठे महीने में, है ना, कि फ्लूइड बाहर निकलने लग जाता है, ब्लीडिंग होने लग जाती है। अच्छा, ब्लीडिंग हो रही है इसका मतलब तो फिर वो, या तो कई बार ऐसे होता है कि 2 एम्ब्रियो ग्रोथ कर रहे हैं, एक एम्ब्रियो ग्रो नहीं किया, मर गया, तो उसका ब्लड बाहर आ रहा है। कई बार बिल्कुल वाटरी फ्लूइड बाहर आता है, तो वो एमनियोटिक फ्लूइड होता है। तो ऐसे फ्लूइड को रोकना चाहिए, है ना, नहीं रोकेंगे तो ये जो फीटस है ना, ये मर जाएगा, वो सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा अंदर। उसके लिए टैबलेट भी आती है, ऐसी बात नहीं कि वो कोई कॉम्प्लिकेट कंडीशन बन जाती है, उसके लिए टैबलेट्स भी आती है। उन टैबलेट्स के थ्रू वो जो फ्लूइड कम हो गया, उस फ्लूइड को बढ़ाया भी जा सकता है।
खैर वो सब चीजें बाद की बात है, मैं आपको बताऊंगा वो फ्लूइड वगैरह क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, कैसे बनते हैं, कौन बनाता है ना, वो सारी चीजें आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये प्रोजेस्टेरोन ने श्लेष्मा प्लग बना लिया, इसका कार्य समझने में आया बेटा क्या है कि यूटेरस के जो कंटेंट है वो बाहर की तरफ ना निकले, उसको रोकने का काम करेगा। गाढ़ा श्लेष्मा होता है बेटा यहाँ पर। अब बताओ इस मतलब कि जो मैंने आपको फर्टाइल पीरियड बताया था 10 से 17वां दिन वाला, तो फर्टाइल पीरियड में तो श्लेष्मा बिल्कुल पतला हो जाएगा। अब पतला श्लेष्मा में तो स्पर्म क्या करेंगे, इजीली एंटर करेंगे। अगर गाढ़ा श्लेष्मा में तो स्पर्म एंटर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर आगे देखो बेटा, अंडोत्सर्ग का संदमन कर रहा है, क्यों करेगा, समझने में आ गया। चलो कारण बताओ इसका, क्यों करेगा अंडोत्सर्ग का संदमन, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन। अरे बोलो भाई, तुम लोग पढ़ते नहीं हो क्या। एंडोमेट्रियम बनाए सर, उसका हाई लेवल एक है ना, देख इस पे कोई ऑप्शन है नहीं अभी इसमें, नहीं तो कोई ऐसे वर्चुअल थप्पड़ लगाने वाला भी होता ना तो मैं थप्पड़ मार देता तुम्हारे, है ना, जो ये ऑनलाइन थप्पड़ मारने वाला भी कोई ऑप्शन है नहीं इसमें। देखता हूँ एक बार में, देखो ये नहीं है, ये तो हैंड राइज वाला हो गया। एंडोमेट्रियम का रख रखाव करता है जबरदस्ती नहीं। अरे भाई ये एफएसएच एलएच को नेगेटिव फीडबैक देता है ना, तो एलएच को नेगेटिव फीडबैक जाएगा तो ओवुलेशन कैसे होगा। तुम पढ़ना लिखना बंद कर दियो, और अभी भी कह रहा हूं पढ़ना लिखना शुरू कर दो, नहीं तो ये मान लेना फिर बाद में पछताने के अलावा कुछ ही उपचार नहीं होगा तुम लोगों के पास में। फिर बैठे बैठे बस केवल पछताते रहेंगे कि यार काश पढ़ लिए होते, तो कुछ और कंडीशन होती आज। और मायोमेट्रियम पर ऑक्सीटोसिन ग्राही की संख्या को कम करेगा। अगर प्रोजेस्टेरोन, देखो प्रोजेस्टेरोन क्या, एस्ट्रोजन तो क्या कर रहा है, मायोमेट्रियम पर ऑक्सीटोसिन ग्राही की संख्या को बढ़ा रहा है। अगर प्रोजेस्टेरोन संख्या बढ़ा देता मायोमेट्रियम पर ऑक्सीटोसिन की, तो फिर तो कभी भी प्रसव हो जाता है ना, तो उसका डेवलपमेंट नहीं होता पूरा। इसीलिए तो जब प्रसव की प्रक्रिया होती है उस समय जो प्रोजेस्टेरोन है उसको बंद किया जाता है बेटा। ठीक है, जो प्रोजेस्टेरोन की एक्टिविटी होती है उसको बिल्कुल स्टॉप की जाती है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन रहेगा तो वो फिर ऑक्सीटोसिन को काम ही नहीं करने देगा, और ऑक्सीटोसिन काम नहीं करेगा तो प्रसव नहीं होगा। तो प्रसव के दौरान क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन स्टॉप हो जाएगा और एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, तभी तो ऑक्सीटोसिन वहां पर प्रॉपरली फंक्शन कर पाता है। फिर है बेटा एमेनोरिया, ए मतलब एब्सेंट, मेनोरिया मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल। आर्तव चक्र की अनुपस्थिति को क्या कहते हैं, एमेनोरिया। कारण क्या है, या तो गर्भावस्था या फिर स्तनपान अनार्थ, लैक्टेशनल एमेनोरिया। जैसे कोई मदर लैक्टेशन मतलब मिल्क फीडिंग कराती है अपने बच्चे को अधिकतम 6 महीने तक, उसमें भी आर्तव चक्र प्रारंभ नहीं होगा। मीनोरेजिया अत्यधिक रक्तस्राव, है ना, एक्सेज में ब्लीडिंग होती है, ज्यादा ब्लड बाहर आ रहा है, उसको मीनोरेजिया कहता है। डिसमेनोरिया, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होगा तो बहुत तेज पेन होता है, दर्द होता है, ठीक है, तो उसको डिसमेनोरिया कहते हैं। उस पेन होने का रीजन भी होता है कुछ कि जैसे ये ओव्यूलेशन हो रहा है ना, तो ओव्यूलेशन होने के बाद में ओव्यूम सिलोम बॉडी केविटी में चला जाएगा, फिर फिम्बरी उसको कलेक्ट करके फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करती है। तो उस समय कुछ ब्लड की ड्रॉप्स होती है, तो वो जब ग्राफिन पुटिका फटेगी तो कुछ ब्लड ड्रॉप्स मतलब कि लोअर एब्डोमेन केविटी में चली जाती है, तो उसकी वजह से इरिटेशन होती है। तो मे बी ये रीजन मानते हैं कि इस वजह से ब्लीडिंग होने की वजह से वहां पर दर्द होता है, पेन होता है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हुआ। क्लियर है बेटा, समझने में आ गया। इसको फटाफट से लिख लो, फिर अगले पेज पर नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसको लिख लो एक बार सारे बच्चे, ताकि फिर मुझे दो दो फाइल सेंड नहीं करनी पड़ेगी।
यहां तक हो गया? यहां तक हो गया बेटा? यहां तक सही है? कौन सा पॉइंट लिख रहे हो बेटा आप लोग? दोनों साइड में साथ साथ लिख रहे हो क्या? चलो लिख लो एक बार इसको, फिर बता दो। हाँ सर।
एक मिनट। हो गया क्या लग रहा है? हो गया सर? हो गया बेटा, हटा दूं? लिख लिया बेटा? नहीं सर, ये सर रुक हाँ जाइए। बताओ, यहाँ तक सही है क्या? हाँ सर, इतना ठीक है बस। सर नीचे कर दो। हो गया बेटा यहाँ तक का? ठीक भाई, लैक्टेशनल सर एमिनोरिया एक बताना मिनट सर। सर। लैक्टेशनल एमेनोरिया जब तक माता अपने बच्चे को स्तनपान कराती है, प्रसव के बाद में अधिकतम 6 महीने तक उसमें आर्तव चक्र प्रारंभ नहीं होता है, उसको बोलते हैं स्तनपान अनार्तव, लैक्टेशनल एमेनोरिया। ओके सर। ठीक है बेटा, हटा दो इसको, जल्दी लिखो यार। यस सर। क्लियर है? हटा दो, चलो ठीक है ना? ये वाली स्लाइड अब भेजने की जरूरत नहीं है ना? लिख लिया सब लोगों ने? चलो ठीक है। फर्टिलाइजेशन, नेक्स्ट टॉपिक है निषेचन। नर व मादा, बेटा बातें नहीं, युग्मकों के संलयन से, बातें नहीं बिल्कुल भी, द्विगुणित युग्मनज का बनना निषेचन है। अब देखो बेटा, इसमें क्या होता है कि अलग अलग किताबों में अलग अलग स्टेज इसकी है ना, स्टेप कि कितनी स्टेप में फर्टिलाइजेशन होता है, और सभी टीचर अपने अकॉर्डिंग अलग अलग स्टेप्स इसमें बताते हैं। समझ रहे हो? एनसीईआरटी में इस टॉपिक में ऐसे कोई स्टेप नहीं दे रखी है, लेकिन एनसीईआरटी की जो थ्योरी है उसको हम पैराग्राफ में ना पढ़ करके स्टेप में पढ़ेंगे कि स्टेप बाय स्टेप इसमें मतलब किस तरह से फर्टिलाइजेशन प्रोग्रेस करता है। तो बेटा सबसे पहले स्टेज हम नोट करेंगे अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट। अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट, और हिंदी में लिख लो चाहे यहां पर युग्मकों का निकट आना।
इसको अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट बोलेंगे। अब देखो बेटा अप्रोक्सीमेशन कैसे होगा कि वीर्य सेचन के बाद शुक्राणु या ऐसे लिख लो वीर्य सेचन में बाद क्या होगा, वीर्य सेचन में शुक्राणु मादा जनन पथ में मुक्त होते हैं। जानते हो बेटा डेफिनेशन, वीर्य सेचन इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, शुक्राणु का मादा जनन पथ में स्थानांतरित होना वीर्य सेचन कहलाता है। अब यहां पर क्या होगा कि वीर्य में उपस्थित प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन मादा जनन पथ में संकुचन प्रेरित करता है। बताया था आप लोगों को, Yes, sir. मादा जनन पथ में संकुचन प्रेरित करता है, जिससे शुक्राणु गर्भाशय व अंडवाहिनी में चले जाते हैं। ठीक है, और इसमें जो स्पर्म की मूवमेंट रेट है, स्पर्म जो मूवमेंट होता है, गति होती है, ये 1 से 3 मिलीमीटर पर मिनट, इस दर से स्पर्म मूवमेंट करते हैं। ठीक है, फिर आगे देखो, ये तो बेटा स्पर्म है जो अपने साइट पर पहुंच गए। अब देखो अंडोत्सर्ग के बाद अंडाणु, अंडोत्सर्ग के बाद ओव्यूम, अंडवाहिनी की पक्षमाभी गति, अंडवाहिनी की पक्षमाभी गति द्वारा निषेचन स्थल, क्या होता है निषेचन स्थल, एम्पुला, एम्पुला तक पहुंचता है ना। ओव्यूम भी फर्टिलाइजेशन की साइट पर चला गया। अब यदि शुक्राणु व अंडाणु लगभग साथ साथ निषेचन स्थल एम्पुला पर पहुंचते हैं, तो निषेचन होता है, अन्यथा नहीं। अगर दोनों साथ साथ फर्टिलाइजेशन की साइट पर जा रहे हैं तो ही फर्टिलाइजेशन होगा। क्यों बेटा, क्योंकि यहां पर स्पर्म का जो जीवन काल है वो 48 घंटे होता है, ये ये बेहतर 48 से 72 हावर होगा, और अगर प्रीफर्ड किया जाए तो किसको बताओगे, 48 हावर को बताएंगे। और ओव्यूम का जो लाइफ स्पेन है 24 आवर। ये 24 हावर होगा। ठीक है, इसीलिए सभी मैथुन क्रिया का अंतिम परिणाम सगर्भता नहीं होता। सभी संभोग क्रियाओं का अंतिम परिणाम सगर्भता को इंग्लिश में कहेंगे
प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी। नहीं होता। हमने इस टॉपिक में पढ़ा है अप्रोक्सीमेशन, मतलब कि युग्मक निषेचन स्थल पर कैसे पहुंचेंगे, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, है ना। ये तो केवल सुनने वाला टॉपिक था, है ना, कि भाई किसी ने सुनाया हमें और हमने पढ़ लिया उसको, है ना, बस उसी में ही, बाकी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना। अब इसके बाद में यहां पर होगा बेटा कैपेसिटेशन। योग्यता अर्जन ऑफ स्पर्म शुक्राणु का योग्यता अर्जन है ना, स्पर्म का कैपेसिटेशन कैसे होता है। पहले बात तो इसकी डेफिनेशन, शुक्राणु द्वारा अंडे को निषेचित करने की योग्यता अर्जित करना कैपेसिटेशन कहलाता है, जो कहां होगा, मादा जनन पथ में पूर्ण होता है, मुख्यतः वेजाइना में। 100% वेजाइना में कैपेसिटेशन नहीं होता है, क्योंकि कुछ कैपेसिटेशन अंडवाहिनी में भी होता है, फेलोपियन ट्यूब में बताया था ना, है ना, कुछ ऐसे फैक्टर सिक्रेट करती जो स्पर्म का कैपेसिटेशन करता है। कंप्लीटली वेजाइना में कैपेसिटेशन नहीं होगा, और इसमें जो ड्यूरेशन अवधि लगभग 5 से 6 घंटे लग जाता है कैपेसिटेशन होने में, 5 to 6 आवर लगेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें इवेंट्स ड्यूरिंग कैपेसिटेशन की योग्यता अर्जन के दौरान क्या क्या घटनाएं घटित होती है ना, क्या क्या इवेंट्स होंगे उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो आपने पता है बेटा कि जब स्पर्म का डीकैपेसिटेशन हुआ था, किसमें हुआ था डीकैपेसिटेशन, अधिवृषण में। तो एक्रोसोम के ऊपर कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन की मेम्ब्रेन बनी थी, तो उसको हटाना पड़ेगा, तभी तो एक्रोसोम की स्टेबिलिटी कम होगी। अरे भाई, कैपेसिटेशन के दौरान एक्रोसोम की स्टेबिलिटी को बढ़ाना है या कम करना है, कम करना है। अगर आप एक्रोसोम को स्टेबल करोगे तो वो एंजाइम्स कैसे रिलीज करेगा, जिसमें स्पर्म लाइसिन एंजाइम होता है ना। तो यहां पर लिखेंगे एक्रोसोम पर कोलेस्ट्रॉल व प्रोटीन झिल्ली का विलोपन। एक्रोसोम पर से कोलेस्ट्रॉल व प्रोटीन झिल्ली का विलोपन होता है। दूसरा क्या होगा, इसमें जो शुक्राणु में कैल्शियम का प्रवेश, पता है बेटा कौन से चैनल गेट से होता है, कैट्स पर, है ना, कैट्स पर, या अधिवृषण में भी बताया था मैंने, जो उसकी टेल मूवमेंट को बढ़ा देता है ना। कैल्शियम का प्रवेश जो पूंछ गति को पूंछ की गति बढ़ाता है और वियोग्यतार्जन कारक का संदमन,
मतलब ऐसे कारक जो स्पर्म का वी योग्यता अर्जन कर रहे थे उनको भी सबको हटा देगा। तो इस लाइन को लिखने की अलग से जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे जैसे ऊपर देखो आप फर्स्ट वाली लाइन में एक्रोसोम पर से कोलेस्ट्रॉल प्रोटीन झिल्ली का विलोपन, तो ये वी योग्यता अर्जन कारक का संदमनी तो हुआ। आई बेटा बात समझने में? ये हो गया बेटा कैपेसिटेशन। अब स्पर्म में अंडे को फर्टिलाइज करने की कैपेसिटी आ गई है ना, तो अब स्पर्म में क्या करेगा, अंडे का भेदन करेगा। ठीक है, तो अब अगली स्टेज पढ़ेंगे अंडे का भेदन या पेनिट्रेशन। अब अंडे के भेदन में क्या क्या क्रियाएं होती है वो समझो। अब इसको हम अलग स्टेज में पढ़ेंगे। जैसे यहां पर फर्स्ट स्टेज में पढ़ते हैं अपन रसायन अनुचलन गति। कीमोटैक्सिस, मूवमेंट। अब देखो बेटा कीमोटैक्सिस मूवमेंट में क्या होगा कि युग्मकों की सतह पर विशिष्ट प्रोटीन प्रेजेंट होती है और इन प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं जैसे एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन AFP और दूसरा है फर्टिलाइजिंग प्रोटीन AFP। समझो एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन ये बेटा स्पर्म पर प्रेजेंट और एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन फर्टिलाइजिंग प्रोटीन ओव्यूम पर प्रेजेंट होती है, इनकी सरफेस पर पाई जाती है। एंटी फर्टिलाइजिंग अम्लीय प्रोटीन है और ये बेटा ग्लाइकोप्रोटीन होती है। ग्लाइकोप्रोटीन, और याद है जोना पेलिशिडा भी ग्लाइकोप्रोटीन का ही बना होगा, तो ये जोना पेलिशिडा पर पाई जाती है। एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन का जो शब्द है या इसकी जो खोज है ये बताया था बैलेंस की, और फर्टिलाइजिंग प्रोटीन की खोज की थी लिली ने। अब ये क्या कह रहे हैं कि भैया ये जो एंटी फर्टिलाइजिंग और फर्टिलाइजिंग प्रोटीन है जैसे स्पर्म और ओव्यूम पास में आए तो अगर ये मैच करते हैं तो ही बाइंड करेंगे बेटा। अगर इनके ऊपर फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग मैच नहीं कर रहा है तो ये बाइंड नहीं करेंगे, है ना। जैसे मान लो ये है बेटा यहां पर ओव्यूम और ओव्यूम की सरफेस पर हम कुछ इस तरह से ये एक प्रोटीन बना दें, ये फर्टिलाइजिंग प्रोटीन है, ये स्पर्म बनाया यहां पर और ये एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन है। तो अगर ये मैच कर रहा है ना तो बाइंड करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इसका मतलब जो निषेचन प्रक्रिया होती है वो जाति विशिष्ट होती है, क्योंकि फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन जाति विशिष्ट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अपन
इन ब्रीडिंग जो हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी इंटर स्पेसिफिक, अंतर जातीय संकरण, तो फिर तो वो भी नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे ये खच्चर वगैरह बनाते हैं, टाइगर, टाइगर से लाइगर बनाएंगे, लॉइन और टाइगर में फर्टिलाइजेशन करा के, यस सर। तो फिर तो ये भी नहीं बनने चाहिए, है ना। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि ये जब जाति विशिष्ट है, तो फिर यहाँ पर जैसे घोड़े और गधे में, यहाँ पर जो इनमें ब्रीडिंग करवाई मेल और फीमेल के अंदर, है ना, तो इनमें खच्चर और हिन्नी बनाई जाती है, ठीक है। तो फिर ये कैसे बने, तो उसके लिए मैं आपको उद्विकास में पढ़ाऊंगा, तो मैं भी उसका एक संक्षेप में समझा रहा हूं, तो आप सुनना अपने, है ना, कान खोल करके ढंग से बात को, कि ये होता है बेटा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, जननात्मक पृथक्करण, ठीक है। कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई इससे नई जाति बनी हो, क्योंकि अगर अपन दो अलग अलग जातियों में, पहले बात तो निषेचन होगा ही नहीं, अगर हो रहा है तो उनसे उत्पन्न होने वाली जो संततियां होती है वो कैसी होगी, बंदे होती है। अगर वो जननक्षम है तो उनकी संतति बंदे होगी, अगर वो जननक्षम है तो उनकी संतति बंदे होगी। तो इस प्रकार से ये जो क्रॉसिंग है वो आगे चलता नहीं है, और अगर उनकी भी संततियां जननक्षम है तो फिर वो कंट्रोल ब्रीडिंग मेथड होती है, वो एक नेचुरल नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो हम बेटा यहाँ पर नॉर्मल केस में बात कर रहे हैं, है ना। ऐसे एक्सेप्शन आपको मिलेंगे, अपवाद मिलेंगे, जहां पर हम ये कहेंगे कि सर देखो दो अलग अलग जातियों में निषेचन हुआ है, तो वो बेटा एक्सेप्शनली ऐसे है, वो कंट्रोल ब्रीडिंग मेथड के पार्ट है। लेकिन सामान्यतः जो एक ही जाति के युग्मकों में आपस में निषेचन होता है, अलग अलग में नहीं होता है। लेकिन आपको इसका एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं, जो आप लोग पढ़ भी चुके होंगे शायद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वगैरह में, है ना। तो अब आगे ध्यान दो बेटा, देखो एंटी फर्टिलाइजिन व फर्टिलाइजिन प्रोटीन, फर्टिलाइजिन प्रोटीन जाति विशिष्ट है, स्पीसीज स्पेसिफिक है। तो एंटी फर्टिलाइजिन व फर्टिलाइजिन में अंत्यक्रिया शुक्राणु अंडे की सतह से चिपकते हैं, शुक्राणु अंडे की सतह से चिपकते हैं, ठीक है। देखो इसके लिए ये यहाँ पर बहुत सारे जो स्पर्म है, ठीक है, वो ओव्यूम को घेरे रहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो ये ए स्पर्म है, बी स्पर्म है और सी स्पर्म। ध्यान से देखोगे तो ए स्पर्म का जो हेड पार्ट है वो देखो एग मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता जा रहा है ना। तो इनमें होता क्या है कि जो स्पर्म सबसे पहले अंडे की झिल्ली के संपर्क में आएगा, ठीक है, या सबसे पहले कांटेक्ट में आएगा, वही एग को फर्टिलाइज करता है, बाद वाले फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इस तरह से बताओ बेटा, ये आपको कीमोटैक्सिस मूवमेंट समझने में आया नहीं आया, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखो कीमोटैक्सिस मूवमेंट में क्या हुआ कि शुक्राणु अंडे के पास में आ गए, है ना। जो शुक्राणु है वो अंडे की सतह से बाइंड कर चुके हैं, है ना, उससे जुड़ चुके हैं, ये लिख लिया तो ऊपर वाला, ठीक है। वो उसके कांटेक्ट में आ चुका है, मतलब वो जो रिसेप्टर होता है ना, फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन प्रोटीन बाइंड कर चुके हैं।
अब शुक्राणु क्या करेगा, यहां पर अपने कुछ ऐसे एंजाइम रिलीज करेंगे जो अंडे की झिल्लियों को डिसॉल्व करेंगे, पेनिट्रेट करने में हेल्प करेंगे। तो अब यहां पर हम पढ़ते हैं एक्रोसोमल क्रिया। एक्रोसोमल क्रिया, देखो बेटा, इसमें एक्रोसोम से एक्रोसोम से स्पर्मलाइसिन एंजाइम मुक्त होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से एंजाइम्स यहां पर रिलीज होंगे, जैसे हाई एल्यूरिनोडेज। ये पता बेटा क्या कर रहा है, हाई एल्यूरोनिक एसिड को डिसॉल्व करता है। और हाई एल्यूरोनिक एसिड का काम क्या होगा बेटा, यहाँ पर हाई एल्यूरोनिक एसिड कोरोना रेडिएटा की सेल्स को आपस में बाइंड करता है। ठीक है, सेकंड एंजाइम है सीपीई, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। और इसका काम क्या होगा, कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व करना या कोरोना रेडिएटा को भेदना। ठीक है, ये कोरोना रेडिएटा को भेदेगा। और तीसरा है बेटा यहाँ पर जोनालाइसिन, एक्रोसिन, या फिर आप इसे एक्रोसिन भी कह सकते हैं। और इसका कार्य होगा जोना पेलुसिडा को डिसॉल्व करना। ये जोना पेलुसिडा को हटा देगा। जब ये तीनों एंजाइम्स यहां से रिलीज हो जाते हैं तो जो स्पर्म है वो अब अंडे की प्लाज्मा झिल्ली के संपर्क में आ जाता है। ठीक है, तो देखो बेटा, अब इस एक्रोसोमल क्रिया के लिए ये जो हमने पढ़ा है, इस एक्रोसोमल क्रिया के लिए आवश्यक कारक कौन कौन से होते हैं, तो उनको लिखते हैं हम सीपीएमटी से। ठीक है, असेंशियल फैक्टर होते हैं, जैसे ट्रिक है सीपीएमटी। सी मतलब यहां पर कैल्शियम आयन रिक्वायर्ड होगा। पी मतलब हो गया बेटा ऑप्टिमम पीएच, एक अनुकूलित पीएच यहां पर चाहिए, मैग्नीशियम आयन यहां पर चाहिए, और ऑप्टिमम टेम्परेचर भी यहां पर रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं कि अनुकूलित पीएच, इष्टतम पीएच, इष्टतम तापमान, कैल्शियम, मैग्नीशियम आयन, ये रिक्वायर्ड होता है बेटा एक्रोसोमल क्रिया के लिए। तभी एक्रोसोम से ये जो तीन एंजाइम्स है वो रिलीज होंगे, जिसकी वजह से शुक्राणु अंडे की झिल्लियों को भेद देता है और अब अंडे की प्लाज्मा झिल्ली के संपर्क में आ जाता है। तो जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आता है, जब शुक्राणु अंडाणु, अंडाणु बेटा यहां पर कौन है, सेकेंडरी oocyte। तो अंडाणु के संपर्क में आता है तो अंडे की प्लाज्मा झिल्ली से, तो अंडे की प्लाज्मा झिल्ली से आउट ग्रोथ होती है, जिसे ग्राही या
निषेचन शंकु कहते हैं। समझ रहे हो कि जैसे ही एग के कांटेक्ट में आएगा स्पर्म तो अंडे की जो प्लाज्मा झिल्ली है ना वो बाहर की तरफ वृद्धि करती है, आउट ग्रोथ करती है कि शंकुनुमा संरचना बन जाती है, और वो जो शंकुनुमा संरचना बनती है यहीं से ही शुक्राणु अंडे में प्रवेश करेगा। उस साइट को हम ग्राही शंकु या निषेचन शंकु बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में अब होगी बेटा तीसरी क्रिया, जिसे कॉर्टिकल व जोना क्रिया कहते हैं। अब देखो बेटा क्या हुआ यहां पर कि शुक्राणु तो अंडे में प्रवेश कर गया है ना। अब हो सकता है कि यार एक से ज्यादा शुक्राणु अंडे में प्रवेश कर जाए, जैसे एक स्पर्म एंटर किया उसके पीछे पीछे दूसरा स्पर्म भी एंटर कर सकता है। अब सोचो बेटा कि अगर अंडे में एक से ज्यादा स्पर्म एंटर करते हैं तो उस टॉपिक को हम कहते हैं पॉलीस्पर्मी। जैसे अंडा एन है, ए गुणित है, शुक्राणु एक एंटर कर रहा है तो वो भी हैप्लॉइड है, तो डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा ना बेटा 2n। लेकिन मान लो कि एक शुक्राणु और एंटर कर गया तो ये तो ट्रिप्लॉइड कंडीशन हो गई। और एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है बेटा, ये प्लांट्स में होता है। एनिमल में जो प्लॉइडी होती है ना वो या तो हैप्लॉइडी होगी या डिप्लॉइडी होगी, है ना। पॉलीप्लॉइडी बहुगुणिता नहीं पाई जाती है। तो अगर अंडे में एक से ज्यादा शुक्राणु प्रवेश करते हैं तो उसको हम कहते हैं पॉलीस्पर्मी। क्या कहेंगे? पॉलीस्पर्मी। तो कैसे डिफाइन करोगे पॉलीस्पर्मी को? अंडे में एक से ज्यादा शुक्राणु का प्रवेश क्या कहलाता है? पॉलीस्पर्मी कहलाता है। अब बताओ पॉलीस्पर्मी एक मतलब हार्मलेस प्रोसेस या होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर हो गया तो क्या होगा? अरे पॉलीप्लॉइडी बनेगी तो क्या जाइगोट डेवलप करेगा फिर बाद में? नहीं। जैसे ट्रिप्लॉइड जाइगोट है तो क्या ये ग्रो करेगा? नहीं करेगा। तो फिर बाद में क्या होगा? ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है वो डीजनरेट कर जाता है बेटा। यहां पर आई बात समझने में? इसलिए पॉलीप्लॉइडी या सॉरी पॉलीस्पर्मी नहीं होना चाहिए। अब उस पॉलीस्पर्मी को हमें रोकना है ना। अब उसके लिए क्या चेंज आते हैं वो देखो। शुक्राणु का अंडे की प्लाज्मा झिल्ली के संपर्क में आने पर सोडियम आयन चैनल ओपन होते हैं, जिससे अंडे में विध्रुवण या डीपोलराइजेशन होता है। इसे फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी कहते हैं। ठीक है बेटा। अब देखो कि सबसे पहले क्या हुआ यहां पर, सोडियम आयन चैनल ओपन हुए, जिससे अंडे में क्या हुआ? विध्रुवण, है ना, मतलब डीपोलराइजेशन हो रहा है। डीपोलराइजेशन होगा तो क्या होगा? फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी हो जाएगी। ठीक है बेटा।
अब ये जो फास्ट ब्लॉक क्यों बोला बेटा, इसको क्यों कह रहे हैं हम फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी? देखो पहले बात तो आप केवल इतना सा मतलब समझ लीजिए कि केवल पॉलीस्पर्मी क्या होगा, कि पॉलीस्पर्मी का मतलब है अंडे में एक से अधिक स्पर्म का प्रवेश क्या कहलाएगा, पॉलीस्पर्मी कहलाएगा। हमें क्या करना है बेटा, इस फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी को, मतलब पॉलीस्पर्मी को रोकना है। अब फास्ट ब्लॉक क्यों बोला इसको, क्योंकि बहुत तेजी से होता है ये। क्या ये परमानेंट है? क्या परमानेंट अंडे के अंदर विध्रुवण बना रहेगा? नहीं, तो इसको हम टेम्परेरी भी बोलते हैं, या अस्थायी लिख दो। ये परमानेंट नहीं है ना, अस्थायी होता है बेटा। ये जो फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी है ये बहुत तेजी से होता है और वो अस्थायी है ना। अब आप ये तो समझ ही गए होंगे डीपोलराइजेशन क्या है, अंडे की झिल्ली के अंदर पूरे में पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। अब अगर ये दिमाग में चल रहा हो कि सर डीपोलराइजेशन होने से क्या फर्क पड़ेगा, तो बेटा डीपोलराइजेशन, जो डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन है वो दूसरे स्पर्म को रिसीव नहीं कर सकती है। ठीक है, जो डीपोलराइज मेम्ब्रेन, जो पोलराइज मेम्ब्रेन होगी वही करेगी। आप डीपोलराइजेशन वो स्पर्म को रिसीव कर ही नहीं सकती है। ठीक है, इसे, और ये बहुत तेजी से होता है, इसलिए इसको फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी कह रहे हैं, जो टेम्परेरी है, क्योंकि परमानेंट वहां पर डीपोलराइजेशन नहीं रहता है। तो अब हमें इसको परमानेंट करना पड़ेगा, स्थायी करना पड़ेगा। तो अब यहां पर एक चेंज और आएगा बेटा, और उस चेंज को देखो यहां हम लिखेंगे कि कैल्शियम आयन का अंडे में प्रवेश, कैल्शियम आयन का अंडे में प्रवेश कोर्टिकल कणिका, कणिकाओं के फटने को प्रेरित करता है, जो जोना पेलिशुडा को हार्ड बना देते हैं। कोर्टिकल कणिकाओं के फटने को प्रेरित करता है, जिससे कणिकाओं से मुक्त रसायन जोना पेलिशिडा को हार्ड बना देते हैं और इसके ग्राही जैसे ZP3, ये नाम है बेटा रिसेप्टर का, जो जोना पेलिशिडा पर होता है स्पर्म के लिए। ZP3 को नष्ट करते हैं। इसे स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी कहते हैं, क्योंकि ये स्लोली होती है, इसलिए इसको आप स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी भी कह सकते हो बेटा। और ये जो स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी होती है ये स्थायी होती है, परमानेंट होता है ये, है ना। तो ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन ना हो कि फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी अंडे का डीपोलराइजेशन को बोलेंगे, स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी कोर्टिकल और जोना क्रिया को बोलते हैं, है ना। देखो कोर्टिकल जोना क्रिया इसीलिए तो कह रहे हैं भाई, कोर्टिकल कणिकाओं का फटना, है ना, और उनसे केमिकल का रिलीज होना, वो कोर्टिकल क्रिया है। अब उस रसायन का जोना पेलिशिडा के ऊपर जमा होना, जिससे जोना पेलिशिडा हार्ड बन गया, जोना पेलिशिडा पर जो स्पर्म के लिए रिसेप्टर होते हैं वो नष्ट हो गए,
इसलिए उसको जोना क्रिया बोला। तो कंबाइंडली कोर्टिकल व जोना क्रिया कह देते हैं, जो स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी कहलाती है। ध्यान रखना बेटा, कोर्टिकल जोना क्रिया को स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी बोलेंगे, और जो डीपोलराइजेशन हो रहा है उसको फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा, समझने में आ गया आप लोगों को यहाँ तक की बातें? अब आगे सुनो फिर इसके बाद। सर ये एक के बाद एक होती है मतलब? हाँ, पहले फास्ट ब्लॉक होगा, उसके बाद में स्लो ब्लॉक होगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेज आती है बेटा अंडे का सक्रियण होना। अंडे का सक्रियण होना। ठीक है, देखो अंडे का सक्रियण कैसे कैसे हो रहा है। दो स्टेज बता रहे हैं। शुक्राणु के प्रवेश पर अंडे में शुक्राणु के प्रवेश पर एमपीएफ, एमपीएफ का पूरा नाम है मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर, क्योंकि इनमें सेकंड मियोसिस मेटाफेज पर रुका हुआ था। जो मेटाफेज को प्रमोट करने वाला एमपीएफ वहां पर है, तो एमपीएफ का संदमन, एमपीएफ का टूटना, अंडे में शुक्राणु के प्रवेश पर एमपीएफ का टूटना व एपीसी का बनना। एपीसी मतलब एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, व एपीसी के बनने पर सेकंड मियोसिस पूर्ण होता है। हो गया दूसरा अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट। सेकंड मियोसिस पूर्ण होने पर इससे एक छोटी अगुणित सेकंड पोलर बॉडी, द्वितीय ध्रुवीय इकाई व बड़ा अगुणित एग बनता है। और इसी एग के अंदर तो स्पर्म है। अब ये मत कहना कि सर इसको जाइगोट बोलेंगे। जाइगोट बेटा तब बोलेंगे जब शुक्राणु के गुणसूत्र अंडे के गुणसूत्र के साथ में फ्यूज हो जाएंगे, है ना। अभी तक स्पर्म का जो मटेरियल है वो अंडे के साइटोप्लाज्म में है ना, कुछ फ्यूजन नहीं हुआ है। तो बताओ क्यों बोलेंगे अपन इसको जाइगोट? अभी तक डिप्लॉइड थोड़ी है ये, है ना, हैप्लॉइड है। तो ये तो एक स्टेप हो गई। दूसरे स्टेज में क्या होगा? कैल्शियम आयन अंडे में साइटोस्टेटिक फैक्टर का संदमन करते हैं, जिससे इसमें विभाजन प्रारंभ होते हैं, डिवीजन स्टार्ट हो जाएंगे। साइटो का मतलब सेल, स्टेटिक मतलब स्थिर। तो मानव का जो अंडा था वो स्थिर अवस्था में था, है ना, क्योंकि उसमें अनिषेक जनन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सेल स्टेटिक पोजीशन में है। साइटोस्टेटिक फैक्टर उसमें डिवीजन को होने नहीं दे रहे हैं। और उस साइटोस्टेटिक फैक्टर जब उदासीन होगा तो फिर उसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाएंगे। और साइटोस्टेटिक फैक्टर को उदासीन कौन कर रहा है? कैल्शियम आयन कर रहा है। ये हो गया बेटा अंडे का सक्रियण। और लास्ट स्टेज
में होगा यहाँ पर अंडे के सक्रियण के बाद में उभय मिश्रण। एम्फीमिक्सिस। नर व मादा युग्मकों के प्राक केंद्र को व गुणसूत्रों के समेकन से मादा युग्मकों के प्राक केंद्र को प्रोन्यूक्लियाई व गुणसूत्रों के समेकन से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, इसको एम्फीमिक्सिस बोलेंगे। अब आप पहले तो ये देख लो भाई, यहां तक का जो डायग्राम मतलब थ्योरी है, इसमें आप लोगों को कोई डाउट है क्या बेटा? समझने में आ गया? हाँ बेटा बोलो, ये थ्योरी समझने में आई नहीं है भाई आप लोगों को? आगे ठीक है। अब थ्योरी हमने लिखी है, इसको डायग्राम से समझ लेते हैं ना, तो उसमें आपको और चीजें क्लियर हो जाएगी। तो लेकिन एक बार समझ लो, बाद में बना लेना बेटा फिर इसको। देखो बेटा, ये जो रेड कलर वाली जो लाइन है, ये जोना पेलुसिडा है, और ये जो ब्लैक कलर से जो लाइन है, यह है बेटा एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंडे की प्लाज्मा झिल्ली हो गई, और अंडे की प्लाज्मा झिल्ली के बाहर मतलब जोना पेलुसिडा के आउटर साइड में ये जो ग्रीन कलर से अपन बना रहे हैं, ये बेटा सेल है कोरोना रेडिएटा। जोना मतलब मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसाई तो बनाएगी बेटा इनको, है ना? तो ये देखो, ये हो गए बेटा कोरोना रेडिएटा, CR, कोरोना रेडिएटा। और कोरोना रेडिएटा के बीच में ये जो ब्लू कलर से मैं लिंक बना रहा हूं, ये हाई एल्यूरोनिक एसिड है, जिसको आप एनिमल सीमेंट कहते हैं, क्योंकि जोना पेलिसिडा की सेल को जोड़ने का काम करेगा, चिपकाने का। तो ये हो गया बेटा हाई एल्यूरोनिक एसिड। ठीक है बेटा, हाई एल्यूरोनिक एसिड। और ये हमने यहाँ पर पूरा डायग्राम नहीं बनाया है ना? आप ये मत देखना कि इसमें ये पूरा डायग्राम है, ये अंडे का बेटा पूरा डायग्राम नहीं है, हमने एक छोटा सा सेक्शन लेकर के बस ये चीज बना रहे हैं यहाँ पर, है ना? पूरा देखने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो? तो ये ऐसा एग हो गया यहाँ पर, और जोना पेलिसिडा कोरोना रेडिएटा है। अब बेटा जोना पेलिसिडा और कोरोना रेडिएटा के बीच में ये जो अवकाश है, सॉरी, जोना पेलिसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो अवकाश है, इसको बोलता है बेटा परिपीतक अवकाश। परिपीतक अवकाश इंग्लिश में पेरीविटेलाइन स्पेस कहेंगे इसको, है ना? पेरीविटेलाइन स्पेस, परिपीतक अवकाश।
अब देखो बेटा क्या होगा, जैसे सबसे पहले ये स्पर्म यहां पर एंटर हुआ, ठीक है, ये स्पर्म यहां पर आ रहा है और ये इसका न्यूक्लियस है बेटा और ये इसका एक्रोसोम है आगे की तरफ, पीछे न्यूक्लियस है आगे एक्रोसोम है। एक्रोसोम से बेटा यहां पर दो एंजाइम रिलीज हुए, दो एंजाइम रिलीज हुए। एक एंजाइम है हाई एल्यूरिनोडेज एंजाइम और दूसरा है सीपीई कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। ये दोनों एंजाइम क्या करेंगे, हाई एल्यूरोनिक एसिड और कोरोना रेडिएटा की सेल्स को हटा देंगे वहां से। तो ये देखो बेटा यहां से मैंने इस थोड़े से पोर्शन को रिमूव कर दिया और अब जो शुक्राणु है वो किसके कांटेक्ट में आ गया, जोना पेलिशिडा के कांटेक्ट में आ गया। और जोना पेलिशिडा पर बेटा कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, ZP3। उन ZP3 रिसेप्टर से अटैच हो जाएगा। जैसे यहां से होगा तो अब ये एक एंजाइम रिलीज कर रहा है और इसका नाम है बेटा जोनालाइसिन, जोनालाइसिन। अब ये जोना पेलिशिडा का लाइसिस करेगा और अब जो स्पर्म है वो किसके कांटेक्ट में आ गया, यहां पर अंडे की प्लाज्मा झिल्ली के संपर्क में आएगा, ठीक है। ये देखो बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आ गया, एक्रोसोम हट गया यहां पर। जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएगा तो वहां से एक आउट ग्रोथ होती है, ठीक है। तो अंडे की प्लाज्मा झिल्ली से एक आउट ग्रोथ होगी, बाहर की तरफ अपवृद्धि होगी, देखो इस तरह से, ठीक है। जैसे टच करेगा ना तो आउट, स्टेप वाइज स्टेप समझने में आ रहा है ना आपको। ये जो आउट ग्रोथ हो रही है इसको हम बोलते हैं यहाँ पर ग्राही शंकु या निषेचन शंकु कहेंगे। और अब देखो ये जो स्पर्म है वो इस ग्राही शंकु के कांटेक्ट में है ना। अब अगले स्टेज में देखो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज में ये जो स्पर्म है और जो अंडे की प्लाज्मा झिल्ली होती है जहां पर ग्राही शंकु बनता है उसका फ्यूजन हो जाएगा बेटा, है ना। इसका फ्यूजन हो जाएगा, देखो अभी मैं आपको बता रहा हूं पूरी तरह से। ये स्पर्म हो गया और ये इसका न्यूक्लियस है, तो इन दोनों में देखो इस तरह से फ्यूजन हो जाएगा। तो क्या पूरा शुक्राणु प्रवेश कर रहा है अंडे में, अरे कभी भी नहीं करेगा पूरा स्पर्म, ठीक है, कभी भी पूरा स्पर्म एंटर नहीं करेगा। तो इसमें क्या क्या चीजें एंटर करेगी, ओनली न्यूक्लियस व प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंटर करेंगे। क्या माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म के एंटर कर रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनना, नहीं कर रहे ना, क्योंकि वो मध्य कक्ष के अंदर मिडिल पीस में रह जाते हैं। इसलिए जाइगोट में जो माइटोकॉन्ड्रिया, चलो हम सभी के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो हमारे पेरेंट में किससे आए हैं, मदर से या फादर से, तो मदर से आए हैं। हम सभी के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो कहां से आए हैं, मदर से आए हैं, फादर से नहीं आते हैं। क्योंकि स्पर्म के माइटोकॉन्ड्रिया वो स्पर्म में ही रह जाएंगे, वो कभी आगे इसमें एंटर नहीं करेंगे बेटा। अब बताओ मुझे यहां तक की बातें समझने में आई बेटा आप लोगों को, है ना। तो ये फ्यूजन हो चुका है। अब दूसरे स्पर्म की एंट्री को रोकना है, तो उसकी एंट्री को प्रिवेंट करने के लिए क्या काम किए जाते हैं वो अब यहां पर आगे अपन देख रहे हैं। एक मिनट, है ना। ये देखो अंडे के साइटोप्लाज्म में एंटर कर गए। अब हमें पॉलीस्पर्मी को रोकना है। तो पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए सबसे पहले एक काम यहां पर होगा कि जैसे ही शुक्राणु अंडे को टच करता है, उसमें प्रवेश करेगा, तो सोडियम के जो चैनल हैं वो ओपन करेंगे। सोडियम के चैनल ओपन करेंगे तो सोडियम आयन क्या करेगा बेटा, अंडे में प्रवेश करेंगे। सोडियम आयन जैसे अंडे में प्रवेश करेंगे तो अंडे की मेम्ब्रेन कैसी हो जाएगी, डीपोलराइज हो जाएगी। देखो पॉजिटिव चार्ज बन गया। मैंने तो एक पार्ट में बनाया है, जबकि ये तो पूरे अंडे में बनेंगे। ऐसे पूरी एग मेम्ब्रेन डिपोलराइज हो गई, तो एग मेम्ब्रेन डिपोलराइज होगी तो सेकंड स्पर्म एंटर नहीं करेगा,
इसको फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी बोला। देखो बेटा पहले ये हुआ है ए, मतलब सोडियम के चैनल गेट ओपन कर रहे हैं। अब बी प्रक्रिया सुनो, देखो क्या होगा। अब बी प्रक्रिया में यहां पर कैल्शियम के चैनल गेट ओपन करेंगे, कैल्शियम के चैनल ओपन होंगे, तो अब यहां पर कैल्शियम आयन अंडे में प्रवेश कर रहा है। ठीक है, ये कैल्शियम आयन एग में एंटर कर चुके हैं। अब कैल्शियम आयन पता है क्या कर रहे हैं, यहां पर कोर्टिकल कणिकाएं पाई जाती है। देखो इस तरह से ये केमिकल भरा हुआ रहता है बेटा इसमें, है ना। ये जो कणिकाएं हैं इनका नाम है कोर्टिकल कणिका। ठीक है बेटा, कोर्टिकल कणिका। अगर आपसे पूछा जाए कि बेटा कोर्टिकल कणिका कौन से सेल ऑर्गन से बनती है, तो आराम से बताओ, गोल्जी बॉडी से बनती है। तो एक्रोसोम भी गोल्जी बॉडी से बनेगा और कोर्टिकल कणिकाएं भी गोल्जी बॉडी से बनेगी। अब देखो बेटा कैल्शियम आयन क्या कर रहा है, कैल्शियम आयन इन कोर्टिकल कणिका के फटने को प्रेरित करेगा, है ना, इनके फटने को प्रेरित करेगा। तो अब ये जो कोर्टिकल कणिकाएं हैं, ये देखो बेटा यहां से बाहर की तरफ आ गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जा रही है, और बेटा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज हो गए। देखो हो गए ना फ्यूज। अब जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज होगी तो क्या होगी, अपने केमिकल को रिलीज करेंगे बेटा पेरीविटेलाइन स्पेस में, और कहां पर जमा हो जाएगा केमिकल, जोना पेलिसिडा पर जमा हो जाएगा। तो जोना पेलिसिडा कैसा हो जाएगा, हार्ड बन जाएगा, और उसके ऊपर कोई ZP3 का रिसेप्टर होगा तो वो भी नष्ट हो जाएगा। इसका मतलब दूसरा स्पर्म एंटर नहीं करेगा, तो क्या बोलेंगे इसको, स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। समझने में आया नहीं आया बेटा ये वाली बात, ठीक है। अब आगे सुनो, इसके बाद में और क्या काम हो रहा है, और यहां पर फंक्शन होगा, जैसे हाइड्रोजन आयन भी बेटा अंडे में एंटर करेंगे, तो जैसे ही हाइड्रोजन आयन अंडे में एंटर करेंगे तो अंडे के अंदर की जो पीएच है वो कम होगी, अम्लीय होगी। अम्लीय पीएच होने से एमपीएफ का संदमन होगा, मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर का इनहिबिशन होगा, और एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स का सक्रियण होगा। और जैसे ये सक्रिय होगा तो यहां पर सेकंड मियोसिस पूर्ण हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा बेटा। बताओ ये भी चीज समझने में आई नहीं आई आपको, इसका भी बारे में पता लगा। अब कैल्शियम आयन का एक रोल और समझ लीजिए यहाँ पे कि कैल्शियम आयन क्या कर रहा है बेटा, इसमें जो अंडे में साइटो स्टेटिक फैक्टर इसको उदासीन करेगा। जैसे ये फैक्टर उदासीन होगा तो अब अंडे में विभाजन प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा यहाँ पे निषेचन, है ना। ये फर्टिलाइजेशन की पूरी स्टेज हमने कंप्लीट पढ़ ली। अब बताओ आप लोग मुझे यहाँ तक की बातें समझने में आई नहीं आई, क्लियर है? यस सर। चलो एक बार देखो इसमें थोड़ी सी और आगे बातें कर लेते हैं कि क्या पता एनसीईआरटी में कोई नई बात हमें देखने को मिली जाए, तो एक बार वो भी पढ़ लेते हैं यहाँ से, है ना। सर आपने बताया था ना प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल केंद्र की संगीत जो पुनर्वितरण विदलन। आगे ध्यान दो, देखो मेरे सुनने में नहीं आया, तुम क्या कह रहे हो, जोर से बोलो भाई। सर ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है ना, तो वो युग्मनज प्रथम विदलन प्रारंभ करता है ना। हाँ, अब देखो स्त्री एवं पुरुष के संभोग के दौरान सीसन द्वारा शुक्र वीर्य स्त्री की योनि में छोड़े जाते हैं, यानी वीर्य सेचन होता है। गतिशील शुक्राणु तेजी से तैरते हुए गर्भाशय ग्रीवा से होकर गर्भाशय में प्रवेश करते हैं और अंततः अंडवाहिनी नली के तुम्बिका एम्पुला क्षेत्र तक पहुंचते हैं। इसी बीच अंडाशय द्वारा मोचित अंडाणु भी तुम्बिका क्षेत्र तक पहुंच जाता है, जहां निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। निषेचन तभी हो सकता है यदि अंडाणु तथा शुक्राणु दोनों एक समय में ही एम्पुला क्षेत्र पर पहुंच जाए। शेयर करो, ठीक है, और यही कारण है जिससे कि सभी संभोग क्रियाएं निषेचन व सगर्भता की स्थिति में नहीं पहुंच पाती। ये जो हमने पैराग्राफ बताया है ये मैंने फर्स्ट स्टेज में आपको समझाया, अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट में। ठीक है, फिर आगे देखो,
शुक्राणु के साथ एक अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन के दौरान एक शुक्राणु अंडाणु के पारदर्शी अंडावरण जोना पेलिशुडा स्तर के संपर्क में आता है। सही बात है। और अतिरिक्त शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकने हेतु उसके उक्त स्तर में बदलाव प्रेरित करता है। जोना पेलिशुडा में तो चेंज आता है, हार्ड बन जाता है। ठीक है। इस प्रकार यह सुनिश्चित हो जाता है कि एक अंडाणु को केवल एक ही शुक्राणु निषेचित कर सकता है। ठीक है। ये स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना बेटा इसको, है ना। यहाँ से एफटीएस में भी क्वेश्चन आया था, स्टेटमेंट वाइज नहीं। अग्रपिंडक का श्रावण शुक्राणु की पारदर्शी अंडावरण के माध्यम से अंडाणु के कोशिका द्रव्य तथा प्लाज्मा भित्ति में प्रवेश करने में मदद करता है और यह द्वितीय कंडक के अर्धसूत्री विभाजन को प्रेरित करेगा। दूसरा अर्धसूत्री विभाजन भी असमान होता है, जिसके फलस्वरूप द्वितीय के ध्रुवीय पिंड सेकेंडरी पोलर बॉडी की रचना होगी और एक अगुणित अंडाणु डिंबाणु प्रसु या oootid बनता है। शीघ्र शुक्राणु का अंडाणु के अगुणित केंद्रक के साथ संलयन, जिससे कि द्विगुणित युग्मनज की रचना होती है। एक युग्मनज में कितने क्रोमोसोम होंगे बता सकते हैं? 46 होंगे। वो 44 तो ऑटोसोम हो गए और एलोसोम हो सकता है डबल एक्स हो या XY हो, वो डिपेंड करता है कि कौन सा स्पर्म उसको फर्टिलाइज करता है और उसी के बेसिस पर यहाँ पर लिंग निर्धारण क्रिया होती है, जो अपने को बताने की आवश्यकता ही नहीं है ये वाला पैराग्राफ। ठीक है। बताओ इसको जरूरत है क्या? लिंग निर्धारण कैसे होगा, लड़का लड़की कैसे होगी, बताया था ना आप लोगों को। अरे जैसे मान लो कि फीमेल है, अब फीमेल में तो बेटा यहाँ पर है ना, और एक है अपन मेल में बात करें। अब फीमेल में तो देखो सभी में ही केवल XX क्रोमोसोम होंगे और यहाँ पर X और Y। अगर X वाला X को फर्टिलाइज करेगा तो XX, Y वाला X को फर्टिलाइज करेगा तो XY। तो बता सकते हैं कौन फीमेल होगी कौन मेल होगा? 50-50% संभावना होती है ना, कि मेल बने या फीमेल बने। ठीक है। अब कई लोग ऐसे कहते हैं भाई, जैसे मान लो कोई दंपति है, अगर उसके 2 बच्चे होंगे, हम एक्सपेक्टेशन करें तो ऐसा होना चाहिए कि एक लड़का और एक लड़की होनी चाहिए। अब उनके तो दोनों ही लड़के हो गए या दोनों ही लड़कियां हो गई, तो ऐसा थोड़ी होता है। हम उस एक पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, है ना। हम ये नहीं कह रहे कि भाई जैसे मान लो किसी के एक लड़की हो गई, अभी कोई कपल है उसकी एक लड़की हो गई, अब अगला उसमें लड़का होगा, क्योंकि ये सर ने पढ़ाया था 50-50% संभावना होती है ना। हम कह रहे हैं लड़का होगा, तुम तो उत्सव की तैयारी करो। ठीक है। अब ऐसा थोड़ी है कि भाई अगली बार भी लड़का ही होगा। ठीक है। क्योंकि वो डिसाइड होता है, हम उस एक प्रोसीजर की बात कर रहे हैं कि उसमें 50-50% चांस होते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी, है ना। अब दूसरी बार भी लड़की हो गई, है ना, कि भाई कहाँ गया तू पकड़ के जूत और मारे फिर। ठीक है। ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो ये हम ऐसे बात नहीं कर रहे कि भाई जैसे कोई हम एक्सपेक्टेशन बताते हैं, ऐसी समझ रहे हो मेरी भावनाओं को? ठीक है। यस सर। हाँ भाई देखो, ये यहाँ पर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गए बेटा। बताओ यहाँ तक की चीजें आप लोगों को समझने में आई नहीं आई? ठीक है। आगे सर। आगे सर। चलो फिर इसको नोट कर लो आप लोग, डायग्राम को।